Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत विभिन्न फूड स्टफ्स के कंसिस्टेंसी के डाइजेशंस के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन माउथ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन स्टमक, डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने सेलुलोज के डाइजेशंस को दो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट प्रकार से देखा था। दो ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स, जैसे अगर इन केस हम रैबिट की बात करें तो रैबिट में सेलुलोज का पाचन लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में होता है, जबकि रुमिनेंट मैमल्स के रूप में अगर हम काऊ, गोट और बफेलो को देखें तो उनमें सेलुलोज का पाचन स्टमक के रूमेन और रेटिकुलम पार्ट में होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था डाइजेशन ऑफ फूड स्टफ्स के विभिन्न सोपान को विभिन्न पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। आज आइए हम लोग समय ज़ाया न करते हुए हम लोग सीधे बात करते हैं और चलते हैं आगे की कड़ी में और देखते हैं नर्वस कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूस कि डाइजेस्टिव जूस का कंट्रोल किस प्रकार से होता है। हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने में, साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशंस में। तो आइए बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे माउथ कैविटी से सिक्रीट होने वाला जो सलाइवा है, वो सैलिवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट्स होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो बात करते हैं हम पहले सलाइवा का। तो सलाइवा विच इज कंट्रोल फ्रॉम द सलिवरी ग्लैंड इन द माउथ, हम लोगों को माउथ के अंदर जो सलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है वहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कौन कंट्रोल करता है? ये नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के द्वारा कंट्रोल होता है, एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये सलाइवा के सिक्रेशंस को बढ़ाने का काम करता है। तो सलाइवा का सिक्रेशन अगर हम बात करें कि हमारे माउथ कैविटी में जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्वस कंट्रोल, रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच स्टिमुलेट द सिक्रेशंस ऑफ द सलिवरी विच स्टिमुलेट द सिक्रेशंस ऑफ द सलाइवा इन द माउथ। हमारे मुख में सलाइवा के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशंस ऑफ द सलाइवा इन द माउथ। हमारे मुख में सलाइवा को प्रेरित करता है निकलने के लिए। अगर हम दूसरा बात करें दूसरे जूस के विषय में, तो वो दूसरा क्या है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हम बात कर लेते हैं इसके विषय में भी। तो गैस्ट्रिक जूस भी कंट्रोल होता है नर्वस कंट्रोल के द्वारा, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आल्सो इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। तो ये यहाँ भी देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को बढ़ा रहा है। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस कंट्रोल के द्वारा, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करेगा और बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ आप देखेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन्स। गैस्ट्रिन हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। ये हमारे स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन्स है जिसको हम गैस्ट्रिन कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। ये भी गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को बढ़ाता है। क्या करता है? यहाँ आप देख लेंगे, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को बढ़ाता है। जो मैंने एरो का तीर ऊपर लगाया है इसका मतलब ये है इंक्रीज करना। तो गैस्ट्रिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? हमारे स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से निकलता है, जी सेल से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जी सेल से निकलता है। और ये जो होता है ये भी जिस प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गैस्ट्रिक हार्मोन्स को, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार से गैस्ट्रिन हार्मोन्स भी क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि गैस्ट्रिन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशंस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलता है। अगला अगर हम देखें सबसे और इम्पॉर्टेंट एक और हार्मोन्स है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स। क्या कहते हैं? इंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स, या इसका दूसरा नाम जीआईपी हार्मोन्स भी होता है। क्या नाम होता है? जीआईपी, अर्थात गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन्स। क्या नाम है? गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, इनहिबिटरी माने होता है रोकना या अपोज करना। तो ये जो इंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स है, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडिनम। ये कहाँ से निकलता है? इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीच टू द स्टमक टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन।
यह कहाँ से निकलता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है और ये पहुँचता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर पहुँच कर यह क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को डिमिनाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? अर्थात डिक्रीज करने का काम करता है। जहाँ गैस्ट्रिन हार्मोन्स गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, वहीं इंटेरोगैस्ट्राइन हार्मोन्स जो हमारे ड्यूडेनम से निकलता है और स्टमक तक पहुंचता है, यह गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को डिमिनाइज करने का काम करेगा, घटाने का काम करेगा। जहाँ कि यहाँ एरो देखिए, यहाँ एरो नीचे लगा हुआ है, तो ये घटाने का काम करेगा। इस हार्मोन्स का दूसरा नाम जीआईपी हार्मोन्स भी होता है, सर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन्स, अर्थात ये गैस्ट्रिक जूस को घटाने का काम करेगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये तो रहा सलिवरी ग्लैंड के सलिवरी जूस को कौन कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक जूस को कौन कंट्रोल करता है। तो आइए हम अगले सिक्रेशन के विषय में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे बाइल जूस के सिक्रेशंस के विषय में, तो बाइल जूस के विषय में हम बात कर लेते हैं। द सिक्रेशंस ऑफ द बाइल जूस इज कंट्रोल्ड बाय द कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पैंक्रियोजाइमिन सीक्रेट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाला कोलिसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन जो होता है, यह हमारे बाइल जूस के सिक्रेशंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो बात अगर आए क्वेश्चन में आए कि बाइल जूस का सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो द सिक्रेशंस ऑफ द बाइल जूस इज कंट्रोल्ड बाय द कोलिसिस्टोकाइनिन CCK एंड पैंक्रियोजाइमिन PZ। और ये कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है। आइए हम बात कर लेते हैं पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है। तो सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन एज वेल एज द सिक्रेटिन। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशंस को ये तीनों मिलकर कंट्रोल करेंगे। कौन कौन? कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन और सिक्रेटिन। ये तीनों क्या करते हैं? मिलकर कंट्रोल करते हैं। सिक्रेटिन हार्मोन्स इज द फर्स्ट हार्मोन्स डिस्कवर्ड इन 1902, अर्थात 1902 ईस्वी में सबसे पहले इस हार्मोन्स का डिस्कवर्ड किया गया। अर्थात सिक्रेटिन हार्मोन्स का सबसे पहले डिस्कवर्ड कब हुआ? सन 1902 ईस्वी में इसका खोज किया गया। अब हम बात कर लें तो हमारे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला जो जूस होता है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। अगर बात करें हम सक्कस इंटेरिकस का, तो सक्कस इंटेरिकस के सिक्रेशंस को कौन कंट्रोल करता है? द सिक्रेशंस ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस दैट इज द सक्कस इंटेरिकस इज कंट्रोल्ड बाय द इंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स। कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? इंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स। कौन? इंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाला जो इंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशंस ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस सच एज द सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस के सिक्रेशंस को रेगुलेट करने का काम करेगा, जो कंट्रोल करने का काम करता है उसका नाम है इंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में बात कर लेते हैं। कुछ नोट्स हैं, कुछ रिमार्क हैं विच इज वेरी रिमार्केबल फॉर द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला है all digestive hormones secreted from the small intestine except gastrin hormones which is secreted from the pyloric part of the stomach। जितने भी गैस्ट्रिक जूस को रेगुलेट करने वाले, कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं, सब हार्मोन्स का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, केवल एक को छोड़कर। अब वो कौन है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स। यही केवल कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। अर्थात गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशंस को रेगुलेट करने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सभी हार्मोन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। केवल एक हार्मोन्स जिसका नाम गैस्ट्रिन हार्मोन्स, यह हमारे स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से रिलीज होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है? अगला जो इम्पोर्टेंट बात है, हम उसके विषय में बात कर लेते हैं। वो है दूसरा क्या है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने अभी बात किया था कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सभी, अर्थात जितने भी गैस्ट्रिक जूस हैं, सबके सिक्रेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर बात पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की आ जाए तो आप उसको तुरंत ट्रिक करेंगे कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशंस को बढ़ाने का काम करता है, ठीक, इंक्रीज कराने का काम करता है। अगर वहीं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये अपोज करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज
the secretion of all digestive juices because it acts in all emergency cases such as the fight flight and fear, that is the fright. ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, ये क्या करता है कि ये सभी डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशंस को घटाने का काम करता है। क्या करता है? घटाने का काम करता है। क्यों करता है? इसका कारण है बिकॉज it acts in all emergency conditions such as the flight, fright and fear, that is the fight, flight and fright, that is the fear, to reduce the appetite, that is the loss of appetite। कहने का मतलब यह है बच्चों, जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है उनके सिक्रेशन को डिमिनाइज करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी केसेस में काम करता है। जब इमरजेंसी होता है हमारे शरीर में, कब? जब हम फाइट करते हैं, जब हम फ्लाइट करते हैं, या फिर जब हम बहुत डर जाते हैं। तो जब हम क्रोध में होते हैं या डर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो भूख प्यास है वो सब समाप्त हो जाता है। जब भूख प्यास समाप्त हो जाएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, इट रिड्यूस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड आल्सो रिड्यूस द सिक्रेशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस। क्या कह रहा है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिड्यूस कर देता है और डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशंस को रिड्यूस कर देगा। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा या फिर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जब डाइजेशन नहीं होगा, उसका फूड कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर हमारे शरीर में डिमांड घट जाता है, अर्थात डिमांड नहीं हो पाता है। इसीलिए जब हमको बहुत क्रोध लगता है या फिर हमको बहुत डर हो जाता है, उस समय हमारा भूख प्यास खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर, हमारे जीआईटी के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है या फिर जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, वो नहीं हो पाता। जब वो नहीं हो पाता तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, अर्थात वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कोशिकाओं का डिमांड घट जाता है और फिर हमको भूख प्यास नहीं लगता है। लेकिन अगर यही बात दूसरी करें, बट यहाँ अगर देखिए, बट as the emergency condition over, all the process of the digestion such as the peristaltic movement and secretion of digestive juice become normal and the process of digestion again remains in normal condition। कहा गया कि जब हमको बहुत क्रोध लगता है, जिस समय हम बहुत डर जाते हैं, तो उस समय इमरजेंसी लागू हो जाता है और उस समय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिमिनाइज्ड हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन घट जाता है, जिसकी वजह से हमको भूख प्यास नहीं लगती। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाती है, अर्थात हमारा डर खत्म हो जाता है, हमारे ऊपर जो कोई प्रॉब्लम होता है या फिर हम जो क्रोध रहता है जब हट जाता है, जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन ओवर हो जाता है, वैसे क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुनः स्टार्ट हो जाता है और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन फिर से शुरू हो जाता है और हमारा जो डाइजेशन की प्रक्रिया है फिर नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि तैसे हो जाता है। तो इमरजेंसी केसेस में जो सिस्टम काम करेगा उसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर समय क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को घटाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उस समय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कोशिकाओं का डिमांड घट जाता है और हमको भूख प्यास नहीं लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इम्प्रॉपर हो जाता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोगों ने अभी तक जाना कि किस प्रकार से नर्वस कंट्रोल होता है, हमारे डाइजेस्टिव जूस को कौन कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबल पार्ट्स हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं, जो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि नर्वस कंट्रोल के द्वारा होता है, रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, और कुछ ऐसे डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशंस को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आइए, जब हम लोग इसको जान गए हैं तो अब हम डाइजेशन के अगले सोपान पर पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने ये बात किया था कि डाइजेशन की प्रक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक कि उनका एब्जॉर्प्शन हम नहीं पढ़ लेते। तो जब अब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन के बाद हम एसिमिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम एब्जॉर्प्शन करते हैं इसके बाद जितने भी हमारे एसेंशियल फूड कंपोनेंट हैं, जितने भी कंसिस्टेंसी हैं, उन सब का यूज हमारे कोशिकाओं द्वारा हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो जब तक हम डाइजेशन को एब्जॉर्प्शन के रूप में नहीं पढ़ेंगे, एसिमिलेशन के रूप में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के विषय में कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन इन माउथ कैविटी, हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे ओरल कैविटी में, हमारे माउथ कैविटी में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आइए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके विषय में। तो लाइट मेडिसिन
that is the aspirin or heart attack medicine, simple and diffusible form digested food absorbed through the epithelium in the mouth। अर्थात जो लाइट मेडिसिन होते हैं, बहुत हल्के मेडिसिन, अर्थात लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मेडिसिन होते हैं, सच एज द एस्पिरिन और हार्ट अटैक के जो मेडिसिन होते हैं बच्चों, उसको जैसे ही हम अपने माउथ में रखते हैं, अपने मुख के अंदर रखते हैं, माउथ कैविटी में रखते हैं, वैसे वो तुरंत क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और वो तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात हमारे माउथ के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके द्वारा वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी से, अर्थात सबसे और जितने भी डिफ्यूजिबल फॉर्म, जो सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल्स हैं, उनका लाइट एस्पिरिन, अगर हम बात करें लाइट मेडिसिन के रूप में एस्पिरिन अर्थात हार्ट अटैक के जो मेडिसिन होते हैं, इनका पाचन सीधे हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो याद रख लीजिए कि माउथ कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, लाइट मेडिसिन के रूप में एस्पिरिन या जो हार्ट अटैक के जो मेडिसिन होते हैं, और कुछ सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन सीधे हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। आइए अगर हम बात करें स्टमक में, तो स्टमक में किस चीज़ का पाचन हो जाता है, सॉरी किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो अल्कोहल, वाटर एंड सम लाइट मेडिसिन आर अब्जॉर्ब थ्रू द स्टमक। यहाँ ऑब्जर्व लिख दिया गया बच्चों, इसको आप बना लीजिएगा, एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी ऑब्जर्व हो गया है। ठीक बच्चों, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में। तो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, सब जगह एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, आप इसको ध्यान देंगे। जो अल्कोहल होता है, वाटर या फिर कुछ लाइट मेडिसिन जो होते हैं, यह हमारे स्टमक के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक बच्चों, अल्कोहल, वाटर एज वेल एज द लाइट मेडिसिन आल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द स्टमक, स्टमक के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगर ये हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ अगर हम देख लें तो ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स एंड लाइट चेन ऑफ द फैटी एसिड आर आल्सो अब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अर्थात ये क्या होते हैं बच्चों, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम बात करें ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, अमीनो एसिड का, या कुछ लाइट चेन ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं, बड़े नहीं बच्चों, हैवी चेन ऑफ फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि फैट जो हैवी चेन ऑफ फैटी एसिड है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लैक्टियल्स के द्वारा होता है, अर्थात लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ ये जानेंगे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सच एज द सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म के रूप में अगर हम देखें, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड एज वेल एज द लाइट चेन ऑफ फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा हो जाता है। यहीं अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका पाचन होता है, सम विटामिन्स सच एज द विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2 एज वेल एज द विटामिन K made by the bacteria, that is the E. coli, water, that is the maximum amount of water, minerals and some main drugs all are absorbed through the large intestine। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, विटामिन के रूप में अगर हम देखें तो विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन K, जो ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा हमारे स्टमक के अंदर जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं बच्चों, तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, विटामिन B1 का सिंथेसाइजेशन करते हैं, विटामिन B12 का करते हैं, विटामिन B2 और विटामिन K का सिंथेसाइजेशन करने का काम कौन करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। और इनका भी एब्जॉर्प्शन, इन सब विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा होता है, और जो मेन ड्रग्स होते हैं इन सब का एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा हो रहा है। ठीक बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है कंसिस्टेंसी का हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज द स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो बहुत लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, जैसे लाइट मेडिसिन के रूप में एस्पिरिन और हार्ट अटैक के जो मेडिसिन होते हैं बच्चों, उनका एब्जॉर्प्शन हमारे बक्कल कैविटी से हो जाता है, माउथ कैविटी से हो जाता है। एल्कोहल, वाटर और कुछ लाइट मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक द्वारा भी होता है। इस प्रकार से सभी एब्जॉर्प्शन जो हम लोगों ने देखा, तो हमारे जीआईटी के डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम देखे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है इन द फॉर्म ऑफ द विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन K,
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर मिनरल्स एज वेल एज द मेन ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे, कहाँ से होता है, तो आप ध्यान देंगे, थोड़ा फिगर को देखेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपका, क्योंकि हम लोगों को पता है बच्चों की जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है वो हमारे जीआईटी के अंदर एंगुलियो जैसा एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, एक उभार दिखाई देता है, एक इमेजिनेशन दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विलाई कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये किसका है, ये विलस का सीन आप देख रहे हैं। और जो विलाई होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विलाई, तो ये विलाई जो अंगुलियों जैसा उभार आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये विलाई है। इस प्रकार से अंगुलियों जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इमेजिनेशन। तो ये अंगुलियों जैसा जो उभार दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, विलाई। और विलाई पर भी आप देखेंगे तो यहाँ एक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम ब्रूस बॉर्डर या माइक्रो विलाई कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं, ब्रूस बॉर्डर या माइक्रो विलाई। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, आप देखेंगे ये क्या है, ईच सेल्स इन द विलस हैज़ द माइक्रोबिलाई ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर क्या देखने को मिलता है, माइक्रोबिलाई, या इसको हम क्या कहते हैं, ब्रूस बॉर्डर कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ये कॉलमनर एपिथेलियल होता है। और इसी विलाई के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये विलाई करता क्या है बच्चों, ये हमारे जीआईटी के अंदर ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ परफॉर्म हो सके। ठीक बच्चों, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कैपिलरीज नेटवर्क देखने को मिलता है। इसी विलाई के अंदर आर्टरीज फैले होते हैं, इसी विलाई के अंदर वेन्स फैले होते हैं, और इसी के अंदर कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिलता है, और यहीं लिम्फ कैपिलरीज भी अर्थात लैक्टियल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो आप अगर थोड़ा सा इसको और आगे हम देखें, इट इज़ फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ लैक्टियल्स भी दिया है, ये देखिए लैक्टियल्स, ये लैक्टियल्स जो है पूरे फैले, ये लैक्टियल्स के द्वारा ही क्या होता है, जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स है उनका एब्जॉर्प्शन हमारे लैक्टियल्स के द्वारा होता है, या लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा होता है। अगर हम यहाँ देखें, देखिए यहाँ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए ये विलाई है जो अंगुलियों जैसा उभार देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये एपिथेलियल सेल्स मैंने बताया, यहीं से इसी एपिथेलियम के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के रूप में कौन है, आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं, और लिम्फ कैपिलरीज हैं। ठीक बच्चों, और साथ ही साथ ब्लड कैपिलरीज हैं। यहाँ देखिए लिम्फ वेसल्स के रूप में है, और लिम्फ वेसल्स के रूप में क्या है, वो लैक्टियल्स हैं। ये देखिए क्रिप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी क्रिप्ट के माध्यम से क्या होता है, आर्टरी एंटर करते हैं। ये देखिए, और ये जो इमेजिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखिए इन्वेजिनेशन है। ये अंदर की ओर जो धंसा होता है बच्चों उसको इन्वेजिनेशन कहते हैं, बाहर की ओर जो होता है उसको हम इवेजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्वेजिनेशन भी देखने को मिलता है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये जो है ये वेन्स हैं, जिसको हम वेन्यूल्स कहते हैं ये। और जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये ब्लड क्या है, ये आर्टरीज हैं। ठीक बच्चों, और ये जो आप ग्रीन ये देख रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, ग्रीन कलर में, हल्के ग्रीन या ब्लू कलर में, वो सब क्या है, उसको हम लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम और आगे देखते हैं थोड़ा सा इनको और विस्तार में। यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ दिखाया गया है कि क्या होता है बच्चों। आप देखेंगे तो ये देखिए ये माइक्रोविलाई या ब्रूस बॉर्डर का फिगर है, और इस ब्रूस बॉर्डर में क्योंकि ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल होता है, और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आप देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इस ब्रूस बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल सेल में देखने को मिल रहा है। और यही क्या होता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ सेलुलर प्रोसेस होता है, और फिर वहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचा दिए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो रेड कलर में है ये क्या है, आर्टरीज हैं। जो ग्रीन आपको जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये वेंस हैं, और जो ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सब क्या है बच्चों, लैक्टियल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा हम इसको देखें तो यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये लैक्टियल्स है जो मैंने बताया। और यहाँ आप देखिए ये एब्जॉर्प्टिव सेल है जिसको हम ब्रूस बॉर्डर कहते हैं। ये बीच में कैपिलरीज देखने को मिल रहा है, जहाँ आर्टरी और वेंस दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलकर एक कैपिलरी, एक नेटवर्क, एक जाल बनाते हैं, उसको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ये जो रेड कलर में ये आर्टरीज है, और ये गॉबलेट सेल है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्या है,
ये हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, विलाई का स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ ब्रूस बॉर्डर का स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है। ये देखिए लिम्फेटिक वेसल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्थात लिम्फेटिक वेसल्स या जो हमारा लैक्टियल्स है ये सब इसमें देखने को मिलेंगे। आइए यहाँ भी वही चीज़ है, जो अंगुलियों जैसा उभार आपको देखने को मिलता है, ये सब जो है अंगुली जैसा उभार जो देख रहे हैं ये क्या है, ये विलाई है। ठीक है, जो आइए हम अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये देखिए जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो ये पूरा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ये विलाई है। और इस विलाई के अंदर आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर में जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा आर्टरी है। और यहीं आप अगर जो नीले कलर यहाँ से देखिए ये जो जा रहा है यहाँ से, ये क्या है, ये आर्टरी है, सॉरी ये आर्टरी है। और फिर यहाँ से जो ब्लू कलर में नीचे की ओर आ रहा है ये क्या है, वेन्यूल्स है, वेन्यूल्स से ये वेन, तो ये मेन आर्टरी है। मेन आर्टरी से फिर आर्टीरियोल बनता है, आर्टीरियोल के बाद यहाँ ब्लड कैपिलरीज बन जाते हैं, अर्थात जहाँ आर्टरी और वेन्स दोनों का क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये वेन्यूल्स होता है, वेन्यूल्स के बाद ये वेन बन जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए पूरे जो विलाई है, पूरे विलाई में फैला हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे लैक्टियल्स। क्या कहते हैं, लैक्टियल्स, या इसको हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं या लिम्फ वेसल्स। ये क्या है, एक प्रकार का लिम्फ वेसल्स है। ये लिम्फ वेसल्स आगे चलकर क्या करते हैं, लिम्फ कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक बच्चों, और यहाँ आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए ये बाहर की ओर एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं या कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं या ब्रूस बॉर्डर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ हम अगर देखें तो ये देखिए, हम अगर ये देखें कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ल्यूमेन पार्ट है, और ल्यूमेन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विलाई के माध्यम से माइक्रो विलाई पर आते हैं, और माइक्रो विलाई के द्वारा ये हमारे क्या होते हैं, आर्टीरियस जो वेन्यूल्स है अर्थात ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। जितने भी कंसिस्टेंसी हैं बच्चों, जितना भी एब्जॉर्ब मटेरियल्स है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम्स के द्वारा हमारे लीवर तक पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, लीवर के द्वारा, लीवर के पास पहुंचता है। किसके द्वारा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। और लीवर क्या करता है, लीवर बच्चों एक प्रकार से हाउसवाइफ की तरह होता है। लीवर का ये काम होता है कि जितने भी यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो अपने पास रखता है, जो यूजफुल मटेरियल्स नहीं होते उसको वो पास आउट करता है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। तो ये सब लीवर के पास जो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कंसिस्टेंसी है, किसके माध्यम से पहुंचते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। और जाने का माध्यम क्या है कि जितने भी हमारे ल्यूमेन में एब्जॉर्ब मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, विलाई के द्वारा माइक्रो विलाई पर पहुंचते हैं, और माइक्रो विलाई के द्वारा ये क्या करते हैं, थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर में पहुंच जाते हैं। तो इनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, ब्लड कैपिलरीज। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों वो माइक्रो विलाई अर्थात जो ब्रूस बॉर्डर है, ब्रूस बॉर्डर के एपिथेलियम से होते हुए वो कहाँ जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वो हमारे लीवर तक सर्कुलेट कर दिए जाते हैं थ्रू द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि ब्लड कैपिलरीज में किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या कौन होता है बच्चों, सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, शॉर्ट चेन ऑफ द फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, इन सब का एब्जॉर्प्शन बच्चों ब्लड कैपिलरीज द्वारा हो जाता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड एज वेल एज द अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से होता है। ठीक बच्चों, और वहीं अगर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स की बात करें तो वो हमारे ब्लड कैपिलरी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमारा जो ब्लड कैपिलरी से वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए नेचर ने क्या किया है बच्चों, नेचर ने उसके अंदर हम लोगों के विलाई के अंदर एक और सिस्टम बढ़ा दिया है, उसका नाम होता है लैक्टियल्स, या उसको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तो लैक्टियल्स या लिम्फ वेसल्स के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, इसका लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ द काइलोमाइक्रान। इसको क्या कहते हैं बच्चों, काइलोमाइक्रान। आइए हम बात करते हैं काइलोमाइक्रान के विषय में। जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है कि जो छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे फैट पार्टिकल आपस में संयुक्त होकर एक माइसेल्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, माइसेल्स बनाते हैं। और ये माइसेल्स क्या करता है, ये माइसेल्स यहाँ आप देखिए, ये जो माइसेल्स है, ये देखिए
ये माइसेल्स है, अर्थात छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में संयुक्त होकर आपस में कंबाइंड होकर माइसेल्स बनाते हैं। और ये माइसेल्स कहाँ चला जाता है बच्चों, ये माइक्रोविलाई के पास चला जाता है, अर्थात ब्रूस बॉर्डर के पास पहुँच जाता है। और ब्रूस बॉर्डर के पास जब ये पहुँचता है तो ये जो माइसेल्स है बच्चों, ये माइसेल्स के चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, प्रोटीन की कवरिंग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक छोटा सा रिमार्क किया है। तो ये माइसेल्स हैं, ये माइसेल्स क्या होते हैं बच्चों, जब ये छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स आपस में जुड़कर माइसेल्स बनाते हैं, और ये माइसेल्स कहाँ चला आता है, ये माइक्रोविलाई के पास पहुंच जाता है। और जब ये ब्रूस बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल सेल में पहुंचते हैं तो इसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है, अर्थात प्रोटीन का खोल बन जाता है। और ये अब क्या कहलाता है बच्चों, काइलोमाइक्रान कहलाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। जब माइसेल्स चारों तरफ से एक कोट से कवर्ड हो जाता है, एक प्रोटीन कवरिंग से कवर्ड हो जाता है, तो उसको हम काइलोमाइक्रान कहते हैं। अब ये काइलोमाइक्रान क्या होता है बच्चों, अब ये अंदर की ओर एंट्री करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है, अंदर केवल हमारा क्या जाता है, माइसेल्स अंदर चला जाता है, अर्थात फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं। और अब ये जब फैट के मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कौन कर लेते हैं, लिम्फ कैपिलरीज कर लेती हैं, अर्थात लैक्टियल्स कर लेती हैं। अर्थात जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स थे, अर्थात लार्ज चेन ऑफ द फैटी एसिड थे, वो सबसे पहले माइसेल्स के रूप में थे। माइसेल्स के बाद जब वो ब्रूस बॉर्डर पहुंचते हैं तो उसके चारों तरफ प्रोटीन की बॉडी कवरिंग बन जाती है, जिसको हम काइलोमाइक्रान कहते हैं। फिर ये क्या करता है, ये अंदर की ओर हमारे विलाई के अंदर जब जाएगा तो लैक्टियल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वो लैक्टियल्स केवल किसको लेंगे, केवल फैट मॉलिक्यूल्स को लेंगे, वो प्रोटीन को बाहर छोड़ देते हैं। तो प्रोटीन हमारा कहाँ रह जाता है, माइक्रोविलाई के अंदर ही रह जाता है। लेकिन जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर चले आते हैं, अंदर आ जाते हैं, लैक्टियल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो लैक्टियल अर्थात लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से बच्चों वो पहुंच जाएंगे। वो कहाँ चले जाते हैं, अर्थात वो हमारे गर्दन के पास जो शोल्डर जॉइंट्स होता है बच्चों, ये शोल्डर जॉइंट्स के बगल में ही एक सब क्लेवियन वेन्स होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ क्या है, सब क्लेवियन वेन्स होता है। और ये सब क्लेवियन वेन्स कहाँ होता है, हमारे अर्थात जो क्लेविकल बोन होता है बच्चों, क्लेविकल सब माने होता है नीचे, अर्थात हमारे क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे सब क्लेविकल बोन सब क्लेवियन वेन पाया जाता है। इसी वेन में क्या होता है बच्चों, ये जितने लैक्टियल्स हैं ये पूरे फैट के मॉलिक्यूल्स को ले आकर वेन्स में छोड़ देते हैं। किस वेन्स में छोड़ देते हैं, सब क्लेवियन वेन्स में छोड़ देते हैं। जितने भी लैक्टियल्स हैं फैट मॉलिक्यूल्स को ले आएंगे और वो कहाँ छोड़ते हैं, सब क्लेवियन वेन्स में। और फिर ये सब क्लेवियन वेन से होते हुए फिर वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा हमारे लिम्फ के पास पहुँच जाता है। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा कि जितने भी सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड कंपोनेंट हैं बच्चों, उनका एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड कैपिलरीज के द्वारा होता है, अर्थात विलाई से माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई के द्वारा हमारे वेंस में चले जाते हैं, और वेंस के माध्यम से बच्चों हमारे हार्ट में पहुंच जाते हैं। हार्ट के थ्रू वो हमारे कहाँ चले जाते हैं बच्चों, अर्थात हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा वो पहुँचा दिए जाते हैं हमारे लीवर के पास। अगर हम यहीं लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स की बात करें तो जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनका एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड कैपिलरीज के द्वारा नहीं हो पाता है। तो नेचर उसको क्या किया है बच्चों कि सबसे पहले जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो माइसेल्स में बदलते हैं, और माइसेल्स के द्वारा ये माइसेल्स क्या बच्चों, जैसे ब्रूस बॉर्डर पहुंचते हैं अर्थात माइक्रोविलाई के अंदर पहुंचते हैं, इनके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है, जिसको हम काइलोमाइक्रान कहते हैं। अब ये काइलोमाइक्रान क्या करता है बच्चों, लैक्टियल्स में इंटर करेगा, लेकिन वहाँ प्रोटीन बाहर रह जाता है माइक्रोविलाई के अंदर ही, और वो फैट के मॉलिक्यूल्स लैक्टियल्स के अर्थात लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, सब क्लेवियन वेन्स के द्वारा वो हमारे हार्ट तक पहुँच जाते हैं, और हार्ट से फिर लीवर के पास पहुँचा दिए जाते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड। फूड के जितने भी कंसिस्टेंसी थे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे बच्चों, इनका एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने इस वीडियोस के माध्यम से जान लिया है। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, विलाई में होती है, माइक्रोविलाई के द्वारा। कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जो फैटी एसिड्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियोज़ में हम लोगों ने डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शंस के विषय में बहुत अच्छे से जान लिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों इनके विषय में और डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज, इन सब के मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक बच्चों हम एसिमिलेशन को, मेटाबॉलिज्म को अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियोज़ बच्चों आपको बहुत
अच्छे से समझ में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों, अगर किसी प्रकार का आपको कमेंट करना है, किसी प्रकार का आपको सहयोग चाहिए, सुझाव चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें, और जिससे बच्चों आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सके और हम आपका सहयोग कर सकें। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।